वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेशन है वह है BHU B.Ed 2016 प्रीवियस ईयर पेपर। और आज हम लोग हल करेंगे 2016 जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है खंड अ, यानी कि सेक्शन ए का जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन है, उसे हम लोग हल करेंगे। चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करते हैं BHU B.Ed प्रीवियस ईयर पेपर 2016 के खंड अ सेक्शन को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के टेलीविजन देखने की आदत के बारे में पूछे तो सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा कि वे बच्चों को टेलीविजन देखना रोक दें, यानी पेरेंट्स जो है वो बच्चों को टेलीविजन रोकना देखना जो है वह रोक दें, या बच्चों केवल अपने द्वारा चयनित कार्यक्रमों को देखने की अनुमति दें, या फिर परिवार के साथ सम्मिलित रूप में टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों को जो कुछ भी देखना चाहे उसे छूट देना। अगर हम इस बात करें, कुछ स्टूडेंट जो ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से है, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं इसका कि इफ पेरेंट्स आस्क टीचर अबाउट देयर चिल्ड्रंस टेलीविजन हैबिट्स, इट इज बेस्ट टू सजेस्ट दैट दे prohibited television viewing by children, allow children allow children to watch only those programs selected by the parents। थर्ड दिया है कि encourage family viewing and discussing of jointly selected program। और फोर्थ यानी कि चौथा जो ऑप्शन दिया है वह है कि गिव चिल्ड्रन फ्रीडम टू सेलेक्ट वॉट एवर दे वांट टू सी। यहां पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बच्चों को जो कुछ भी देखना चाहे उसकी छूट दें। देखिए क्या होता है कि अगर बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकेंगे तो वह क्या होगा कि आपके प्रति गुस्सा उनका होगा बढ़ेगा, और आपके टेलीविजन में न देख करके किसी और के टेलीविजन में देखने के प्रति उनका जो उत्सुकतापन है वह बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बच्चों को जो कुछ भी देखना चाहे उसकी छूट दें। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सोहन एवं मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि उनकी विद्यालय में सफलता की क्षमता जो है वह एक जैसी है, उनका IQ एक जैसा है, उनके सीखने की योग्यता काफी भिन्न हो सकती है, उन्होंने टेस्ट में एक दूसरे की नकल की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का कि सोहन एंड मोहन हैव द सेम मेंटल एज ऑफ 8 ईयर्स, वी कैन इनफियर दैट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनके सीखने की योग्यता क्या होती है, काफी भिन्न भिन्न हो सकती है। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर दो स्टूडेंट हैं सोहन और मोहन की बात करते हैं, अगर उनकी आयु सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो IQ लेवल है या उनकी जो सीखने की लर्निंग पावर है वह सेम होगी, वह अलग अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट में लर्निंग पावर अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पढ़ने की योग्यता, एक अच्छी किताब, सीखने की इच्छा, या फिर एक अच्छा अध्यापक। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह सीखने की इच्छा है। अगर एक अध्यापक पढ़ाई करा रहा है, यानी अच्छी टीचिंग कर रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट के मन में यानी कि उनकी इच्छा नहीं है स्टूडेंट की पढ़ने की, तो वह क्या होगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वह उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी सीख नहीं पाएंगे। चाहे कितना ही अच्छा किताब हो या चाहे कितना ही ब्रिलियंट यानी अच्छा जो अध्यापक है वह कितना भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देकर पढ़ाए, लेकिन अगर स्टूडेंट के मन में सीखने की इच्छा नहीं है तो वह नहीं सीख सकता है। इसलिए जो सही आंसर होगा तीसरा का वो होगा तीसरा, यानी सीखने की इच्छा। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र यानी कि अपंग छात्र, जिसे कि दिव्यांग छात्र कहते हैं, के साथ व्यवहार करना हो तो उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपंग छात्र से, तो अ चैलेंज्ड स्टूडेंट, ठीक है, इस बार इंग्लिश में बोल सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे 4 ऑप्शन की, तो उसके ऊपर दुख प्रकट करें, या उसके साथ सहानुभूति दिखाएं, उसे नजरअंदाज कर दें, या फिर उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों को प्रशिक्षण दें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण दें। और आपको हाल ही में पता होगा कि इस समय ओलंपिक खेल खत्म हुए हैं टोक्यो में, ठीक है, और वह उसके टोक्यो में ओलंपिक खेलों खत्म होने के बाद पैरा ओलंपिक शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ है? पैरा ओलंपिक। और पैरा ओलंपिक में आपको पता है कि जो अपंग छात्र होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग रूप से होते हैं, किसी न किसी रूप से उनका जो शरीर का कोई भी पार्ट होता है वह खराब होता है, तो उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होता है। और पैरा ओलंपिक में वही लोग जाते हैं जिनके पास स्किल होता है। तो अगर आप एक टीचर है और एक किसी भी अपंग छात्र को या चुनौती भरे जो छात्र होते हैं
उनको अगर आप क्या कर रहे हैं, एक मतलब स्किल सिखा रहे हो, कोई भी स्किल, चाहे वह दौड़ने की स्किल हो या चेस खेलने की स्किल हो, तो अगर उसमें आप सिखा रहे हैं तो वह क्या होगा कि उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को कोशानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम प्राप्त होगा? कोशानुसार का मतलब होता है कि डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू, अरेंज एज पर डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, 4 ऑप्शन दिया है, प्रीफेस, प्लकी, पंक्चुअल, प्यूरिफाई और प्लेंटिट्यूड। तो इन चारों में जो सबसे उचित आंसर होगा उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सबसे पहले इनमें जो सबसे पहला लेटर आ रहा होगा, सबसे पहला, तो देखिए पी 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 सब में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि PLE यानी कि प्लेंटिट्यूड सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या होगा? प्लकी, PLU, प्लकी उसके बाद आएगा। फिर क्या होगा? PRE यानी कि प्री उसके बाद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगा वह सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा? V यानी 5वां प्लेंटिट्यूड, उसके बाद क्या आएगा? प्लकी आएगा, फिर क्या आएगा? प्रीफेस आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पंक्चुअल आएगा, उसके लास्ट में सबसे क्या आएगा? प्यूरिफाई आएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि इस श्रेणी को पूरा करें, यानी कि कंप्लीट द सीरीज। 3, 9, 27, 81, अब इसमें क्या भरा जाएगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 3 के बाद 9 दिया है, यानी कि 3 का गुणा 3 में हुआ है तो 3 तरीके 9, फिर 9 का गुणा यानी 9 के बाद 27 है, यानी कि फिर 9 में 3 का गुणा हुआ है तो कितना हो गया? 27। फिर उसके बाद 27 का गुणा 3 में हुआ तो 81। अब 81 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा? 243 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि निम्न वाक्य के संदर्भ में उस शब्द को खोजें जिसका खोजें जो कि उसका सबसे अच्छा उत्तर हो। अब प्रश्न है कि एक विद्यालय में हमेशा क्या होना चाहिए? कक्षा होना चाहिए यानी क्लास, कक्षा कक्ष होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम, क्लास और क्लासरूम होना चाहिए, या डेस्क होना चाहिए, या फिर अध्यापक यानी कि टीचर। तो देखिए किसी भी विद्यालय की जो जान होती है वह क्या होती है? अध्यापक होती है। ठीक है, अगर अध्यापक के बाद की बात करें तो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अगर इसमें स्टूडेंट दिया होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ना देकर के अध्यापक दिया है, इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? अध्यापक। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि संप्रेषण और संदेश। ठीक है, संप्रेषण जो अंग्रेजी में इसका होता है कम्युनिकेशन, और संदेश का मतलब मैसेज। ठीक है, तो अगर मैसेज और कम्युनिकेशन एक तरह से संबंधित हैं तो उनका जो अगला जो भाग होगा वह होगा कि स्पष्टीकरण और शंका, यानी कि यहाँ पर आपको बता दें कि क्लैरिफिकेशन और डाउट। अगर शंका आपके पास है तो उसका स्पष्टीकरण आप ले पाते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। इसको देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो प्रत्येक वर्ष बीएचयू बीएड के हर एक साल में ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वह आ रहे हैं। तो MPOEPO, ठीक है, यानी MPOEPO, इस ये दिया हुआ है। अब ये इसका बोला है कि इसका अभिप्राय है लंदन, LONDO और N। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका उल्टा दिया है, M का -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? L आ जाएगा। फिर P में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। O में -1 करेंगे तो N आ जाएगा। फिर E में -1 करेंगे तो D। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें NPTDPX, यानी उसमें -1 करते जाएंगे तो हमारा जो सही आंसर वह होगा मॉस्को, यानी MOSCOW, ये प्राप्त होगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ, यानी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बना लिया आप, ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ हो गया, और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? साउथ हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए जब आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, एक बार फिर से आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं कि ईस्ट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। यहाँ बोल रहा है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ। ठीक है, किस दिशा की ओर जाता हूँ? दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ। तो ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि फिर मैं उत्तर दिशा की ओर, यहाँ पे फिर बोल रहा है कि मैं बाएं मुड़ता हूँ, तो बाएं ऐसे मुड़ेगा। फिर बोल रहा है कि फिर मैं बाएं मुड़ता हूँ, तो बाएं फिर ऊपर, और फिर बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता हूँ, तो दाएं मुड़ गया। तो अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा? ईस्ट, यानी कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ये इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व होगा।
प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि आपके दाहिने से 13वें स्थान पर स्थित अक्षर से 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर स्थित है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा कि दाहिने से 13वें स्थान यानी कि R13, फिर उसके बाद दिया है कि स्थित अक्षर से 9वें स्थान पर यानी कि L9। तो अगर इस इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये जुड़ जाएगा। जब दो चीज़ें लेफ्ट और राइट होती हैं तो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R22 हो जाएगा। ठीक है, R22 हो गया। अब हमें लेफ्ट में करना है, कोई भी चीज़ हमें ज्ञात करनी हो तो वो लेफ्ट से ज्ञात करने होता है। तो लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 27 माइनस 22 कर देंगे। क्या कर देंगे, 27 माइनस 22, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, L5। और यानी कि लेफ्ट से पांचवा अक्षर क्या होगा हमारा, ई होगा। तो क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 या ई सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि रमेश रेखा से 5 वर्ष छोटा है और गिरी सीमा से 5 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र सीमा से दोगुनी है और रमेश गिरी से 2 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र 6 वर्ष है। 7 वर्ष पहले सबसे छोटा कौन था। तो ये देखिए सिंपल सा लॉजिक आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा कि जो गिरी है वह यहाँ पर 7 वर्ष पहले सबसे छोटा कौन था, तो गिरी सबसे छोटा था। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं कि इसका सही आंसर यानी सॉल्यूशन कैसे होगा। विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से चौथा है जबकि गगन का स्थान दाएं से 17वां है। उनके पास आपस में स्थान बदलने पर अशोक का जो स्थान होता है बाएं से 6वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे करना चाहें तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 22 जो होगा वह सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि 12, 7, 16, 6, 4, 8, 13, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 6 दिया है। तो इनको हल करने के लिए क्या करना है आपको कि ये जो तीनों दिया हुआ है इन तीनों को जोड़ दीजिए, फिर इसको भी जोड़ दीजिए। तो क्या प्राप्त होगा, पहले में 25, ठीक है, दूसरे में भी क्या प्राप्त होगा 25। अब तीसरा जो है कि 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में हमें कितना चाहिए कि 25 हो जाए, तो 10 चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि NTSE का जो फुल फॉर्म है वह क्या होगा। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टीचर सिलेक्शन एग्जामिनेशन, नेशनल टीचर सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के लिए क्या सत्य नहीं है। यह पाठ्यक्रम निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। दूसरा दिया है कि यह पाठ्यपुस्तक के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तीसरा दिया है कि यह शिक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, और यह शिक्षण चयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी कि यह शिक्षण चयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि हाल ही में किसकी नियुक्ति CSIR के नेशनल केमिकल लैब पुणे के निदेशक पद पर हुई है। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, थोकोजानी मजोजी, दूसरा दिया है कि नालेदी पौंडर, तीसरा दिया अश्विनी नांजिया, और चौथा दिया है राजर जरडाइन। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह होगा 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आदित्य नांजिया यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि CSIR के वर्तमान जो निदेशक है, महानिदेशक जिसको कि DG बोला जाता है, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो शेखर सी मांडे यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या नाम है उनका, शेखर सी मांडे यहाँ पर सही नाम है। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार कौन देता है। स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार कौन देता है। CSE देता है, NCERT देता है, UNICEF देता है, या फिर NCTE देता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका CSE, यहाँ पर जो है वह सही आंसर यानी कि CSE है जो कि स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार देता है। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि हाल ही में किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक पद पर की गई है। तो आपको यह प्रश्न 2018 और 2020 के जो प्रश्न पत्र हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी बताए हैं। तो देखिए 2016 का पेपर हल कर रहे हैं, तो 2016 में फिर से क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक पद पर की गई है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, दूसरा है डॉक्टर संतोष पांडा, तीसरा है डॉक्टर विनोद अग्रवाल, चौथा दिया है प्रोफेसर सुदेश मुखोपाध्याय। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा, आपको पता है आप लोग पेपर हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जो है वह इस समय NCERT के निदेशक हैं।
प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। यह प्रश्न मैंने 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें भी हल कराया था। तो सही आंसर कौन सा होगा आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने सही से हल किया होगा तो गोरखपुर यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि समावेशी शिक्षा क्या है। यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था 2019 में। समावेशी शिक्षा क्या है, तो स्त्री और पुरुष एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते और भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते नहीं, भागना वाला नहीं, मतलब प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। दूसरा दिया है कि सामान्य, ओबीसी और एक सी, ठीक है, एससी एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते और प्रतिभाग करते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है कि विकलांग और सकलांग बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते और भाग लेते हैं। चौथा दिया है सभी धर्मों के बच्चे एक ही स्कूल में साथ पढ़ते और भाग लेते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकलांग हो या सकलांग हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो स्कूल में एक साथ पढ़ते और किसी भी एक्टिविटी में एक साथ भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या क्या है, 27 है, 46 है, 48 है या 38 है। यह 2016 का प्रश्न पत्र है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 2020 तक जो विश्वविद्यालय की संख्या, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, वह बढ़ चुकी है। पहले इस प्रश्न का आंसर हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या क्या है। और यह प्रश्न जो है वो 2020 में भी पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 46। और लेकिन वर्तमान में जो संख्या है 2019 तक, ठीक है, 2019 तक यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दिया है कि 23, यह भी प्रश्न आपको 2020 में पूछा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे। श्री PS स्वामी अय्यर। दूसरा दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय। तीसरा दिया है कि राय बहादुर सुंदरलाल और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कि दिया है कि राय बहादुर सुंदरलाल। ठीक है, जिनको कि सर सुंदर लाल के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर बीएचयू का जो हॉस्पिटल है वह रखा गया है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, सितंबर 2014 में, अक्टूबर 2014 में, दिसंबर 2014 और मार्च 2015। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका दिसंबर 2014 में उन्नत भारत अभियान का शुरुआत किया गया। और यह शुरुआत किया गया आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका एक उद्देश्य था कि 5 जो गांव होते हैं उनके समूह बना करके एक साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना, और ये जो उच्च शिक्षण संस्थान होंगे यही 5 गांवों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसीलिए इस कार्य जो अभियान था इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि निम्न में से किस क्रिया को पहली घंटी में नहीं होना चाहिए। पहला दिया है कि ध्वजारोहण, गृह कार्य का दिया जाना, दिन भर की क्रियाओं को सूचना देना, कक्षा की सफाई करना। तीन चारों के लिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, यानी कि गृह कार्य किसी भी पहली घंटी में नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, एक अध्यापक यह जानता है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। ठीक है, और फिर पूछा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका एक टीचर के लिए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि विद्यालय के उपरांत कमजोर छात्रों को कोचिंग देना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने को कहना चाहिए, या दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना चाहिए, या फिर विशिष्ट उद्देश्य हेतु समूहों का गठन करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु समूहों का गठन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि टू ऑर्गेनाइज ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि एक अध्यापक के लिए कक्षा में हकलाने वाले बच्चों को अंगीकार करने का सबसे उपयुक्त जो तरीका वह यह क्या है, कि छात्र को कक्षा में पठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करे, छात्र की उपेक्षा करे, अभिभावक को विशेषज्ञ से सहायता लेने को सुझाव दे, या विद्यालय के उपरांत छात्र को व्यक्तिगत सहायता करने के लिए रखें। तो देखिए यहाँ पर सही जो आंसर होगा वह क्या होगा कि एक अध्यापक जो है अगर उसी क्लास में कोई हकला रहा है, जैसे था दी क्या बोल रहे हैं, इस तरह से सही बोल बातें करें, तो ऐसे अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उनकी अभिभावक यानी पेरेंट्स को बुला करके उनको विशेषज्ञ से हेल्प लेने यानी सजेशंस लेने की राय देनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को जाइए और किसी विशेषज्ञ को जो कि हकलाने वाले विशेषज्ञ हो, ठीक है, बच्चों के, उनके पास अपने बच्चों को ले जाइए और उनसे इनकी काउंसलिंग कराइए ताकि यह आगे चल के इनका जो हकलाना है वह बंद हो सके। प्रश्न नंबर 28 है कि एक कक्षा अध्यापक
ठीक है, एक कक्षा अध्यापक को विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दिया जाता है और अध्यापक की मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कोई भी पुस्तक खोने या खराब न होने पाए। बच्चों के लिए जो पुस्तकें लोकप्रिय वही मंगाया जाए। पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। छात्र जब पुस्तकालय में हो तो शांत रहें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि पुस्तकालय को उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। ऐसा ना हो कि कोई भी पुस्तक खोने या खराब ना होने पाए। ये अगर आप लोग चिंता करेंगे, एक पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यापक होता है, ठीक है, लाइब्रेरियन होता है, अगर इस तरह का अपने पास भाव रखेगा तो वह उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट की जो प्रेजेंटेशन होगी वह बहुत ही कम होगी, ठीक है, प्रेजेंस। और उसके बाद अगर बात करें प्रश्न नंबर 29 की, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में निम्न में से एक को छोड़कर सभी अध्यापक को करना चाहिए। क्या है ऑप्शन दिया है कि जब उचित हो तो बच्चे को भी सम्मिलित करना चाहिए। उस क्या होना चाहिए सम्मेलन में, अध्यापक अभिभावक सम्मेलन जो होता है, जिसको पीटीएम कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें क्या होता है कि जब भी उचित हो तो बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या बच्चे के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत होना चाहिए, या एक प्याला चाय या कॉफी लेने का प्रस्ताव देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की फिलॉसफी जो होती है वो अलग अलग होती है। एक ही जो मोटिव होता है, ठीक है, एक ही तथ्य, एक ही टॉपिक पर प्रत्येक व्यक्ति का जो फिलॉसफी होता है वह अलग होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि बच्चों के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन, यानी जो उनकी फिलॉसफी है, पेरेंट्स की फिलॉसफी है, उससे आपको क्या होना चाहिए, डिसएग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एज ए टीचर जानते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, और जो पेरेंट्स हैं उनको पता है कि उनको पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो दोनों का अपने बच्चों, जो देखिए जो बच्चे होते हैं वो दोनों के बच्चे होते हैं, चाहे वो टीचर हो या गार्जियन हो। तो यहाँ पे विशेष जो पढ़ाई लिखाई संबंधित चीजें हैं वहाँ पे ध्यान देने वाली बात किसके लिए रहती है, एक अध्यापक के लिए रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि, और आज का आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में से एक को छोड़कर सभी सही है। माध्यमिक विद्यालयों में बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बीमारी का प्रति अधोमुखी होते हैं। अधिकांश बच्चे उचित नाश्ता नहीं करते। बच्चे उन अध्यापकों को ज्यादा पसंद करते हैं जो दृढ़ और सुसंगत होते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होती हैं। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो गर्ल्स आर सुपीरियर टू बॉयज ऑफ द सेम एज इन मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज की अपेक्षा गणित की जो योग्यता, यानी मैथ की एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी, उसमें उनसे बेटर होती हैं, ठीक है। ये सही आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर बॉयज तो इस बात को जरूर ध्यान देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह जो क्लास हुई है प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का जो खंड ए है, ठीक है, सेक्शन ए का जो हमने आज आप लोग को सॉल्व करा है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको फिर से टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।